हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं संजीव कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरु क्लासेस ऑनलाइन में। आप सभी शिक्षक संबंधित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे और आप एक अच्छे शिक्षक बनना चाहते हैं। इसलिए समय के अभाव को देखते हुए हम लोग वन लाइनर पढ़ रहे हैं, साथ में फुल डिस्कशन। इससे पहले वीडियो में हम लोग CDP के पहले चैप्टर के बारे में पढ़ा। आज बाल मनोविज्ञान में दूसरे चैप्टर बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, चैप्टर के वन लाइनर और मुख्य सिद्धांतों, साथ ही साथ मेन जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बाल विकास क्या होता है। बाल विकास किसी बालक के व्यवहार में आने वाले गुणात्मक तथा परिमाणात्मक बदलाव का अध्ययन है। इसके अंतर्गत किसी बालक के जीवन काल में हुए शारीरिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, मानसिक तथा भाषाई विकास को शामिल किया जाता है। क्योंकि आपको पता होगा कि शिक्षक बनने के लिए सबसे अगर अधिक आवश्यक है कि तो वो ये है कि हम लोग बच्चे के विकास को अच्छी तरह से समझें। बच्चों के विकास को अगर अच्छी तरह से हम लोग समझ जाएंगे तो और उसका विकास का क्या क्या सिद्धांत है उसे अच्छी तरह से जान जाएंगे तो बालकों को पढ़ाना हमें बहुत ही आसान हो जाएगा। इसलिए बाल विकास के अनेक सिद्धांत दिए गए हैं, जो कि सबसे पहला सिद्धांत आपका आता है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का कहने का मतलब यह है कि बालक का जो विकास होता है वो क्रमिक क्रम में होता है, निरंतर प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलती रहती है और वो कभी धीरे और कभी तेजी से आगे बढ़ता रहता है। इसमें स्पीड का घटना बढ़ना लगा हुआ रहता है। उसके बाद दूसरा सिद्धांत आता है हम लोगों का अंतः संबंध का सिद्धांत। क्या आता है? अंतः संबंध का सिद्धांत। अंतः संबंध के सिद्धांत में हम लोग ये जानते हैं कि बालकों का जो विकास है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो तथा संवेगात्मक हो, सभी एक दूसरे से आपस में संबंधित होते हैं। क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। जो एक संबंध है उसके द्वारा बालकों का सभी तरह का विकास होता है। बच्चे का विकास तब अच्छा होगा जब उसका शारीरिक विकास अच्छी तरह से स्वस्थ रहेंगे, उसका मानसिक विकास भी होगा, संवेगात्मक विकास भी होगा, संज्ञानात्मक विकास भी होगा। इसलिए अंतर संबंध का सिद्धांत यही बताता है। एक इसमें इंपॉर्टेंट आता है व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स को पहले एक बार समझ के तब फिर हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज हम लोग का वन लाइनर में सबको आज देखेंगे। पहले वाले वीडियो में आप लोगों को थोड़ा सा परेशानी हुआ होगा क्वेश्चन देखने में, आज उस तरह का परेशानी नहीं होगा, आज उसका व्यवस्था किया गया है। तो व्यक्तिगत भिन्नता क्या होता है? आप देखे होंगे कि आप जिस स्कूल में या जहाँ पे भी रहते होंगे, प्रत्येक जब आप क्लास में पढ़ते होंगे या बच्चे को पढ़ाते होंगे तो आप देखते होंगे कि प्रत्येक बच्चे में क्या होता है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है कि कोई अगर 10 नंबर में 10 लाता है, कोई 9 लाता है, कोई 8 लाता है ना। प्रत्येक सोचने का तरीका अलग अलग होता है। मतलब सभी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है। सभी बच्चों में जो विकास का क्रम है एक होता है, शिशुआवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, है ना। लेकिन उसका जो होता है एक दूसरे में जो सीखने का स्पीड 19-20 हो सकता है। इस सिद्धांत में यही कहा गया है। विकास के क्रम में एक रूपता। विकास जो क्रम मैंने बताया कि वो एक रूप होता है ना। कोई भी बच्चा जो विकास का जो क्रम होता है वो एक तरफ से चलते हैं, वो उल्टा नहीं हो सकता, पलटा भी नहीं हो सकता। शिशुआवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इस तरह से हम लोग बढ़ते हैं। एक होता है आपका जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है क्या कि बच्चों का जो विकास होता है वो क्रम में एक और चीज को ध्यान रखना है कि अगर शीर्षाभिमुख हो तो सिर से पैर की ओर, जब
बच्चे जब विकास होता है तो उसका पहले क्या होता है, सिर का विकास होता है, फिर धड़ का विकास होता है, फिर पैरों का विकास होता है। और एक होता है, दूसरा होता है केंद्रीय भाग से बाहर की ओर, केंद्राभिमुख से बाहर की ओर, मतलब पहले रीढ़ का हड्डी फिर बाहर के अंगों का विकास होता है। ये दो चीज बार बार रिपीट करता है क्वेश्चन, इस चीज को हम लोग को जानना है ना। और होता है पर्यावरण और वातावरण का, पर्यावरण और वंशानुगत, ये दो चीज भी प्रभाव करते हैं बच्चे के विकास पर। उसके बाद हम अगर आगे बढ़ेंगे तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है विकास में जो होता है, विकास अगर बच्चे का अगर हम अच्छी तरह जान जाएंगे तो उसके बारे में हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। अगर कोई बच्चे मन में बहुत अच्छा पढ़ता है ना, तो विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है इस सिद्धांत के जानते हुए कि हम कैसे बच्चे को विकास आगे होगा। तो ये सब यही टॉपिक है। और विकास को प्रभावित करने वाले कारक तो अलग अलग हैं, है ना। जैसे आपका हो गया क्या, जिस समाज में रहते हैं ना, खाना पीना हो जाता है, आपका वातावरण हो जाता है, स्कूल होता है ना, माँ बाप का जो जेनेटिक्स है वो विकास को प्रभावित करता है, आसपास में कूड़ा कचरा है वो प्रभावित करता है, किस समाज में बच्चे रह रहे हैं वो प्रभावित करता है। तो अलग अलग विकास को प्रभावित करने के कारण और सिद्धांत ये 4-5 जो मैंने बताया, एक बार आप लोग रिपीट कर सकते हैं कि क्या होता है। निरंतरता का सिद्धांत हो गया, अंतर संबंध का सिद्धांत, व्यक्ति भिन्नता का सिद्धांत, विकास से क्रम या एकरूपता का सिद्धांत, सामान्य से विशेष की ओर, मतलब बच्चे समान चीजें धीरे धीरे सीखते हैं, फिर विशेष चीजें, पूर्वानुमान का सिद्धांत भी रहता है, वंशानुक्रम एवं परिवेश का सिद्धांत रहता है। अब हम लोग आज इसके क्वेश्चंस पे आते हैं, लेकिन क्वेश्चंस पे आने से पहले कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कुछ कहा है, उसके हम लोग जानते हैं कि जेम्स ड्रेवर जी ने कहा है बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किसी बच्चे के जन्म से लेकर परिपक्वता तक विकसित हो रहे व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है, किसमें, बाल मनोविज्ञान, मतलब बाल विकास में। ठीक है, तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हम बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक की क्षमताओं का था, बाल विकास के अंतर्गत उसकी क्षमताओं के विकास था, दशा को जानने का कार्य करते हैं। आप ये समझ जाइए कि शैक्षिक महत्व क्यों है, बाल विकास के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है। शैक्षिक महत्व में अगर हम बात करते हैं तो वो आता क्या है कि जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं कि शिक्षक बाल विकास के सिद्धांतों के अनुसार किसी बालक के स्वभाव, मनोदशा एवं क्षमताओं की पहचान करता है, बाद में वह उसके अनुरूप ही बालक के विकास के लिए नीति निर्माण करता था, अध्यापन कार्य परिवर्तन करता है। बालकों के विभिन्न आयु वर्ग के बारे में अगर आप जान जाइएगा तो उससे क्या होगा, उनके अनुसार सर्वांगीण विकास की जांच की जाती है और किस श्रेणी में किस तरह से बच्चे को पढ़ाना वो हम लोग जान जाते हैं। बाल मनोविज्ञान इसके बारे में हम पढ़ते हैं, है ना। अब आज जो इस टॉपिक से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वन लाइनर, और जितना जो बार बार एग्जाम में रिपीट किया गया उस चीज को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं और समझते हुए। 1 नंबर में आपका है, हम आज जूम करके देखेंगे और किसी भी तरह का क्वेश्चन में परेशानी आप लोगों को पढ़ने में नहीं होगा। पहला क्वेश्चन है विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दशाओं में आगे बढ़ती है, यह कथन बाल विकास के डैश का अनुसरण करता है। यह कथन बाल विकास के डैश का अनुसरण करता है। तो विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास की दिशा में हम लोग क्या कहते हैं, विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है, जो भी निश्चित दिशा उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। यह कथन मतलब कि शिशुवावस्था, बाल्यावस्था की जो मैंने अभी तुरंत बताया उसी पे ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि बाल विकास का जो सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनके अनुरूप होता है, व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत, मतलब है ना, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत या व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत एक ही चीज है कि जिससे हम लोग क्या जानते हैं कि बालक का जो सिद्धांत यह बताता है, बाल विकास सिद्धांत, कि बालकों का जो विकास होता है उनके अनुरूप, मतलब किस बच्चे में किस तरह का पोटेंशियल एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग उसका सीखने का, विकास का गति आगे पीछे हो सकता है कि किसी को 10 नंबर, किसी को 15 नंबर, किसी को 5 नंबर आता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि उसके डैश की जानकारी शिक्षकों को हो। किसकी जानकारी शिक्षकों को, व्यवहार की जानकारी। बालकों का सर्वांगीण विकास मतलब टोटल डेवलपमेंट हम लोग कब कर पाएंगे, जब हम उसके व्यवहार के बारे में अच्छी तरह से जान लें। इससे क्या होगा, हमारा बच्चों को सिखाना बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है आपका, एक बालक के व्यक्तित्व के मापन का सर्वांगीण वस्तुनिष्ठ विधि है प्रेक्षेपीय विधि। बालक के व्यक्तित्व, उसके व्यक्तित्व को जानने के लिए प्रेक्षेपीय विधि में क्या होता है, उसका प्रेक्षण हम लोग कर सकते हैं कि बच्चे
को किस तरह से हम टेस्ट लेंगे, किसी भी तरह से हम एग्जाम ले लेते हैं, अलग अलग ढंग से उसका प्रेक्षण करके, उसका अवलोकन करके हम जान सकते हैं कि वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो व्यक्तित्व को मापने के लिए उसका है ना सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि क्या है, प्रक्षेपीय विधि को पालन करेंगे। अब आते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन में। ये सब जो क्वेश्चंस है इस चैप्टर में सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है और यही सब क्वेश्चन बार बार सभी परीक्षाओं में, चाहे आप किसी भी तरह का एग्जाम का तैयारी करते हो, शिक्षक संबंधित एग्जाम में सभी में आता है। अब आता है विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श का सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिकॉज सेल्फ कॉन्फिडेंस स्टूडेंट्स कांट लर्न वेरी गुड। बिकॉज मतलब कह सकते हैं कि अगर जब तक बच्चे अच्छी तरह से नहीं सेल्फ कॉन्फिडेंट होंगे, और इसलिए हमें क्या करना, जब बच्चे को हम कुछ परामर्श देते हैं, परामर्श का मतलब कोई निर्देश देते हैं कुछ करने के लिए, जब किसी को मोटिवेट करते हैं तो उसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि वो सबसे अधिक उपयोगिता क्या होगा, जब उसका आत्मविश्वास में वृद्धि होगा। बच्चे का आत्मविश्वास वृद्धि होगा तो वो उस काम को करने के प्रति बहुत ही जागरूक होगा। इसलिए बच्चों को हमेशा पढ़ाने के साथ साथ उसे क्या जरूरी है, ये पढ़ना क्यों जरूरी है, मोटिवेट भी करना है ना। ठीक है, तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए, साथ साथ वीडियो को रिकैप करके देख सकते हैं। इसका जो भी पीडीएफ है वो आपका लिंक दे दिया जाएगा, आप पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग 6 नंबर में। एक उत्तम कक्षा शिक्षक, एक उत्तम मतलब जो अच्छा शिक्षक होते हैं या शिक्षिका होती है कक्षा में, छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करती है। पारस्परिक संवाद क्या होता है कि जो भी हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो क्लास में शिक्षक या विद्यार्थियों के बीच, मतलब गुरु और शिष्य, गुरु शिष्य परंपरा, जो गुरु शिष्य के बीच जो वार्तालाप होता है, बच्चों और बच्चों के बीच वार्तालाप जो होता है, ये जो संवाद होता है, जो बातचीत होता है, जो पढ़ाई के मैटर में हो या समाज के मैटर में हो, किसी खेल के विषय में हो, तो इससे क्या होता है, बच्चों में सीखने के प्रति बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए आपको क्या ध्यान देना है कि उत्तम कक्षा शिक्षक क्या होते, कौन होते हैं, जो पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करते हैं, कि बच्चे प्रोत्साहित करें और वो अपने मन के बातों को, अपने मन के विचारों को आगे प्रकट कर सके, है ना। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, शिक्षा प्रभावी हो जाती है। शिक्षा प्रभावी कब होती है, एजुकेशन व्हेन इफेक्ट, मतलब क्या होता है, बहुत ही प्रभावी, मतलब बहुत उसका प्रभाव, इफेक्ट जो है बहुत अच्छा पड़ता है। कब, छात्र केंद्रित अनुदेशन, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड जो अनुदेशन होता है, इंस्ट्रक्शंस होता है, और अंतःक्रियात्मक विधियों का उपयोग किया जाता है। अंतःक्रियात्मक विधि मतलब जो भी बच्चे सब अंतःक्रियात्मक जो भी सीखने की चीजें हैं सबको मिला जुला के अगर हम अंतःक्रम से सिखाते हैं और छात्र बाल केंद्रित अनुदेशन को पालन करते हैं तो शिक्षा और अधिक प्रभावी होता है। इसलिए चाइल्ड सेंटर एजुकेशन पे क्या है, अधिक फोर्स किया जाता है। अभी बच्चों को विकास को प्रभावित करने में बच्चों के व्यवहार को जानने के बाद बच्चों की जो रुचि है उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ाना है ना। टीचर सेंटर नहीं, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन देना सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। यह टॉपिक नेक्स्ट डे आएगा, मैं आपको इस पे डिटेल बताऊंगा। नेक्स्ट आता है 8 नंबर क्वेश्चन आपका। एक छात्र को मार्गदर्शन के लिए एक अध्यापक को जानना अत्यावश्यक है। एक छात्र को मार्गदर्शन के लिए एक अध्यापक को जानना अत्यंत आवश्यक है। क्यों? अधिगम की कठिनाई को, उसके व्यक्तित्व को, उसके घर के वातावरण को। मतलब एक छात्र को मार्गदर्शन के लिए, मतलब एक बच्चे को कब आप अच्छा मार्गदर्शन दे सकते हैं, कब उससे अच्छी तरह जानकारी दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शन देखते हैं क्या सही क्या गलत है, कौन विषय उसे लेना है, कैसे उसे पढ़ना है। इसके लिए एक अध्यापक को क्या क्या चीजों को जानना सबसे अधिक आवश्यक होता है। सबसे पहला चीज अधिगम की कठिनाई, बच्चे किस चीज में फंस रहे हैं, बच्चे को किस चीज में समस्याएं आ रही है, उसी कठिनाइयों को अगर हम लोग जान जाएंगे, ये कैसे जानेंगे, बाल विकास के सिद्धांत से जानेंगे। इसलिए इस टॉपिक में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, चलिए उसके नेक्स्ट है उसके व्यक्तित्व को, उसका व्यक्तित्व, इंडिविजुअल उसका क्या क्वालिटी है, क्या व्यक्तित्व, किस तरह का व्यवहार है, क्या गुण क्या अवगुण है, उस चीज को जानेंगे। और उसके घर के वातावरण को। अब कहिएगा कि घर के वातावरण को सर हम कैसे जानेंगे, बच्चे का इतना बच्चा स्कूल में आता है उसके घर के वातावरण कैसे जानेंगे, तो जान सकते हैं कि उस गार्जियन मीटिंग होता है, बच्चे से बातचीत करेंगे, उसे संवाद करेंगे, घर का वातावरण कैसा है,
है ना। तो इससे कुछ आइडिया आएगा वो बच्चे किस एरिया से आ रहे हैं। कभी अगर मौका मिले तो उस एरिया जाते हैं तो उसका हाव भाव लें, गार्जियन आते हैं तो उसके बारे से बात करें, इससे आपके उससे घर के वातावरण के बारे में पता चलेगा। या बच्चे के दोस्तों से पता करें कि उसका घर का वातावरण कैसा है, घर में अच्छी तरह से वातावरण है, पढ़ाई का माहौल है या नहीं है, घर में भर दिन टीवी चलता है, माँ बाप कितना समय दे रहे हैं बच्चे पे, या फिर किस तरह से उसे सीखने का मौका मिल रहा है, घर में कहीं चिड़चिड़ाहट तो नहीं है, या बच्चों के बातों का घर में वैल्यू दिया जाता है कि नहीं दिया जाता। बार बार आप लोग क्वेश्चन देखते होंगे, संगीता नाम की कोई लड़की है, उसे विद्यालय में बोलने में, वो क्लास में बहुत अच्छा सवाल जवाब करती है, अच्छा तरह से बोलते, लेकिन घर में वो नहीं बोलती। इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि विद्यालय में उसे बोलने का जो मौका मिलता है उसके बातों को वैल्यू दिया जाता है और घर में उसके बातों को वैल्यू नहीं दिया जाता। इसलिए अगर घर के वातावरण को अगर हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे तो बच्चे का अच्छी तरह से मार्गदर्शन हम कर सकते हैं। तो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए 8 नंबर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए अब आते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का विद्यार्थी गलत उत्तर देता है तो आप क्या करिएगा? दूसरे विद्यार्थियों से प्रश्न पूछेंगे जिससे विद्यार्थी स्वयं महसूस करें कि उत्तर गलत था। कहने का मतलब यह है कि अगर हम क्लास में, कक्षा में किसी बच्चे से कोई प्रश्न पूछते हैं, अगर बच्चे उसका गलत जवाब देते हैं तो उसको तुरंत सही जवाब नहीं बताना है। हमें ये ट्राई करना है कि पहले वो सीखे, कि ये जानने की कोशिश करे वो गलत जवाब दिया है या उसमें कुछ इंप्रूव करे। इसके लिए हम एक चीज अपना सकते हैं कि उसके जो दोस्त है, उसके जो बगल में जो विद्यार्थी हैं, उससे वही क्वेश्चन पूछते हैं। वो बच्चे अगर सही जवाब दे देते हैं तो पता चलता, हाँ देखिए राम को मैंने पूछा, आपने क्या बोला हम नहीं जानते, लेकिन फिर मोहन को पूछे तो मोहन का जवाब से हम प्रसन्न हुए और उसका तारीफ किया, तो बच्चे जो राम है वो समझ जाएंगे मोहन का जवाब सही है, तो हमारा क्या हाँ गलती हुआ, इस चीज को वो समझ सकते हैं, है ना। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। धैर्य रखिए और अच्छी तरह समझिए क्वेश्चनों को। सीटेट या कोई भी शिक्षक संबंधित एग्जाम आपके लिए कुछ नहीं है। आप दृढ़ निश्चय कीजिए और अपने से पढ़ने का कोशिश कीजिए। साथ ही साथ आप जहां भी हैं आप ये सोचिए प्रैक्टिकली वे में आपके आसपास में जो बच्चे हैं, जो हैं, उसे किस तरह से आप सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है ना। जो नोटी बॉयज या गर्ल्स हैं अन्य छात्रों को क्या करते हैं, परेशान करते हैं। एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? तो व्यक्तिगत अध्ययन विधि। व्यक्तिगत अध्ययन विधि का मतलब क्या हो गया कि जब बच्चों को हम लोग बताएं या कोई बच्चा शरारती है तो उसके बारे में अच्छी तरह जानने के लिए उसके इंडिविजुअल फीचर्स या इंडिविजुअल बिहेवियर को हम लोग जानेंगे, क्या उस बच्चे में गुण या अवगुण है, इससे हमें जानकारी मिलेगी। चलिए अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। या शरारत कर रहा तो क्यों कर रहा है, और बच्चे नहीं कर, ये क्यों, क्या है, घर से कोई तनाव है या कोई समस्या है, तो उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, उस पर अधिक ध्यान देंगे ताकि उस शरारत को हम दूर कर सकें। 11 नंबर क्वेश्चन आता है आप लोगों का, एक चिंतनशील शिक्षक कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर सकता है कि छात्र क्या करें, छात्रों और शिक्षकों में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले, इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी फ्रेंडली रिलेशनशिप करने का मतलब ये होता है कि कभी भी बच्चों को डरा धमका के हमें पढ़ाने का कोशिश नहीं करना है। एक ऐसा रिलेशनशिप हो जिसमें बच्चे अपने मन के क्वेश्चन को, मन के दुविधाओं को बिना डरे, बिना झिझक किए हुए टीचर से पूछ सके और शिक्षक उसका जवाब दे। और इस तरह का अंतःक्रिया को प्रोत्साहन देने से एक चिंतनशील शिक्षक ही दे सकते हैं। और इससे क्या होगा कि बच्चे की समस्याओं को अच्छी तरह समझानेंगे और उसे अच्छी तरह से हम लोग पढ़ा सकते हैं। इन बातों पे हमें ध्यान देना है। चलिए अब आते हैं हम लोग 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन पे है आपका, अनुकूलीय एवं सकारात्मक व्यवहार के लिए छात्र में जीवन कौशल आवश्यक है। अनुकूल आपके अनुकूल जो है एवं सकारात्मक पॉजिटिव व्यवहार के लिए छात्र में जीवन कौशल आवश्यक है। निर्णय लेने की योग्यता,
भावनाओं और तनाव के साथ सामंजस्य। मतलब क्या हुआ, निर्णय लेने की योग्यता, भावनाओं और तनाव के साथ सामंजस्य। कैसे निर्णय लें और भावनाओं और तनाव के साथ सामंजस्य, मतलब कि बच्चे में जो भावना है कि भावना में बहना नहीं है, भावनाओं में, अपने भावनाओं, अपने इमोशन, अपने संवेग पे और अपने तनाव पे, ये सब भावना और तनाव क्या चीज है, संवेग है, क्या है, इमोशन है, इस पे कंट्रोल करना है। कैसे उससे एडजस्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है। नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ने सीखने को समृद्ध बनाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपको मैं ये बताता हूँ, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं, मतलब कुछ सीख चुके हैं, आप अगर बच्चे कुछ सिखा चुके हैं, उसकी पुनरावृत्ति, रिवीजन करते हैं ना, तो रिवीजन, पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण, कैसे उसका दिमाग में स्मरण हो, मतलब याद यहाँ रटाना नहीं है, मतलब उसको मेमोराइज, मतलब पढ़ते पढ़ते जो हो जाता है वो, मगर शिक्षार्थी को मदद करना, ये क्यों जरूरी है, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना, मतलब नई जानकारी जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन है, पूर्व जो पहले पढ़ाए थे उसको जोड़ना को समृद्ध बनाता है और ये इसे मजबूत बनाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर में क्वेश्चन है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन क्या है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए, मतलब उसका उचित विकास हो के लिए, सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन क्या सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंध, हम कह सकते हैं ये कौन सिद्धांत पर आधारित है, बताइए, आप लोगों को मैंने बताया था, ये है आपका अंतः संबंध का सिद्धांत। अंतः संबंध का सिद्धांत में बताया जाता है कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए उचित विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, अन्य पक्षों के साथ वो कैसे संबंधित, उससे जानना जरूरी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 नंबर। एक बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ क्या होगा। अगर कोई बच्चा बार बार क्वेश्चन पूछता है, वह अधिक जिज्ञासु है, वह अधिक क्यूरियोसिटी अपना क्यूरियोसिटी को वो दिखाता है, क्यूरियस है बच्चा, जिज्ञासु है, और क्यूरियस बॉय में ये गुण होता है, वो बार बार क्वेश्चन करते हैं और उससे क्वेश्चन को जवाब हमें देना है ना, और जहां तक कोशिश हो उसका क्वेश्चन का जवाब यथासंभव तभी दे जब वो जिज्ञासा अनुभव करे। अगर नहीं दे सकते हैं तो उसे कहिए कि बाद में हम देख के दे सकते हैं, ठीक है। बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई, जैसे तुरंत पूछा, अगर कोई बच्चा क्वेश्चन पूछता, जिज्ञासा पूछता है, तो उसे तुरंत कोशिश करना है जवाब दें। अगर आप जान रहे हैं, कोशिश करना, जानते ही हैं शिक्षा, अगर नहीं जानते, कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो नहीं आप जान रहे, उसे बाद में आप बता सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन पे। मधु गणित में कमजोर है, मधु नाम की कोई स्टूडेंट है, वो गणित में कमजोर है। एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि में उसके गणित में कमजोर होने का कारण हो सकता है। गणित में वो क्यों कमजोर है, गणित शिक्षण की शिक्षण विधि त्रुटिपूर्ण है। कहने का मतलब, अगर कोई स्टूडेंट किसी विषय में अच्छी तरह से नहीं सीख पाता है, गलती करता है, तो उसके पीछे जो शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड जो अपना रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं गलती है कि किस बच्चे में कौन शिक्षण विधि अप्लाई करना है, ये वो नहीं जान रहे हैं, जिस कारण से उसे समस्याएं आ रही हैं। इसलिए बाल विकास का सिद्धांत को, शिक्षण विधि को, ये सब को जानना एक शिक्षक, एक अच्छे शिक्षक के लिए बहुत ही आवश्यक है, और इस चीज को जानने से आप एक अच्छा प्रभावशाली शिक्षक बन सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना उचित है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना उचित है, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। अगर कोई बच्चा, विद्यालय में प्लेग्राउंड होना बहुत जरूरी है। प्लेग्राउंड होने से क्या क्या फायदा होता है, बच्चे का सामाजिकरण सबसे अधिक खेल के मैदान में होता है। आप लोगों को पता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और साथ ही साथ अगर बच्चे विद्यालय में खेलेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे, तो उसका सामाजिकरण होगा, भय खत्म होगा, और उसका शारीरिक संतुलन, फिजिकल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी तरह से होगा। इसलिए खेल बहुत ही महत्वपूर्ण
रोल प्ले करता है। इसलिए आप लोग भी पढ़ते पढ़ते जब ऊब जाते हैं, कुछ फिजिकल वर्क करें, है ना, कुछ खेलने या बच्चों के साथ या फिर कोई गेम खेलें, है ना, मतलब आउटडोर गेम खेलने का कोशिश करें, है ना। अधिकतर तो अभी इंडोर गेम चलता है, मतलब हम लोग घर बैठे गेम मोबाइल में गेम करते हैं, ये अधिक उतना लाभकारी नहीं हो जितना अगर हम फिजिकली कोई गेम खेलें बाहर में, है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। 19 नंबर है क्वेश्चन, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना। सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है किसी शिक्षक के लिए? कि बच्चों में जिस भी तरह की कठिनाई है उसे समझें और दूर करने का प्रयास करें। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। प्राथमिक स्तर मतलब जो प्राइमरी स्टेज है, शिक्षा देने मूल्यों को मतलब आपका जो मॉरल वैल्यूज का शिक्षा देना क्या है। अगर बच्चे को मॉरल वैल्यू सिखाना तो क्या जरूरी है कि अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन, कि अगर कोई बच्चे को अगर हम सही क्या है, गलत क्या है मौलिक विकास क्या है ना, इस चीज को जानने बताने के लिए, मूल्यों का विकास करने के लिए खुद अपने व्यवहार में परिवर्तन लाए। कहाँ पे क्या बोलना है, कैसे चलना है, कैसे बच्चे से बात करना है, किस तरह से बिहेव करना है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं सबसे अधिक माँ बाप के बाद अगर किसी का पालन करते हैं बातों का, किसी का बात को फॉलो करते हैं तो वो शिक्षक है। अगर शिक्षक सही ढंग से मूल्यों का पालन करेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, तो बच्चे भी उसका अनुकरण करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा बाल विकास के सिद्धांत का सभी तरह का क्वेश्चन। और इससे जितना भी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है अभी तक हम लोग कर लिए हैं। आप लोगों को एक क्वेश्चन मैं होमवर्क देता हूं, आप लोग इसमें कमेंट कीजिएगा। मैं ओरली ही बोल रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा जवाब देने का, है ना। तो आप लोगों को एक मैं क्वेश्चन देता हूं जो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, बहुत ही क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। क्या है क्वेश्चन? निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। पहला ऑप्शन है आपका शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर, दूसरा है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, तीसरा है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, और चौथा है शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। चौथा क्या है? शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो आपका क्या इसका आंसर होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन को। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ऑप्शन ए है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम सिद्धांत पर, बी है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, सी है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, और डी है शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जहां भी हैं सुरक्षित रहिए, अच्छी तरह से पढ़िए और आसपास में साफ सफाई बनाए रखें। धन्यवाद।